हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरे चैनल महा आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम क्रिया शरीर का चैप्टर अस्थि और मज्जा पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अस्थि चैप्टर आज कवर करेंगे और मज्जा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अस्थि। तो अस्थि होती क्या है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। अस्थि शब्द की निरुक्ति, अस्यते अक्षिप्यते इति अस्थि, मतलब जिसे फेंका जाए उसे अस्थि कहते हैं। देखो, अस्थि जो 7 धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो उसमें से अस्थि धातु भी होती है। तो अस्थि क्या है? अस्थि जिसे फेंका जाए तो उसे अस्थि कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर फेंका जाने का मतलब ये नहीं कि हम हड्डियों को फेंक दें, मतलब कि जैसे इंसान मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो शरीर है वो सब लोग जैसे जलाते हैं उसके शरीर को, तो वो पंच महाभूतों में गायब हो जाता है, मतलब कि लुप्त हो जाता है। और लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं वो कभी नहीं जलती, तो उन्हें जल में प्रभावित किया जाता है। तो उसे ही इसीलिए इसे बोला है जिसे फेंका जाए उसे अस्थि बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, मृत्यु के उपरांत अस्थि शेष रहती है, क्योंकि वे जल नहीं सकती। ठीक है, इसलिए उन्हें अस्थि कहते हैं। उन्हें जल में प्रभावित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अस्थि के पर्याय, मतलब कि अस्थि को और क्या क्या बोलते हैं। अस्थि गति में सहायक होती है, मतलब अस्थि से ही, अब देखो हड्डियां जो होती है शरीर में क्या कार्य करती हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं वो अस्थि के द्वारा ही करते हैं, हड्डियों से ही करते हैं। तो अस्थि शरीर में गति में सहायक होती है, मतलब चलने में अस्थि का काम होता है। और शरीर को कठोर ठोस ढांचा जो है वो प्रोवाइड करती है, मतलब कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो अस्थि ही प्रोवाइड करती है। अब देखो इसके पर्याय क्या क्या बोले हैं। कीकस और कुल्य, ये इसके पर्याय बोले हैं। अब देखो, जब मैंने आपको संस्कृत में परिभाषा चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें अस्थि भी थी, तो अस्थि की परिभाषा यही थी, अस्यते अक्षिप्यते इति अस्थि। उसकी निरुक्ति चैप्टर में मैंने आपको बताया था। और उसके पर्याय क्या बोले थे निरुक्ति और पर्याय में, ये उसके पर्याय थे, कीकस और कुल्य। ठीक है, तो ये संस्कृत का निरुक्ति चैप्टर आप देख लेना। तो मैंने अपने चैनल पर क्रिया शरीर, संस्कृत और रचना शरीर और अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान के तो सारे लेक्चर्स इन सभी के अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे। देखो ये श्लोक है, ये आपको याद करना है। एक तो ऊपर वाला याद करना था, अस्य त्यक्षिपेते इति अस्थि वाला, और एक ये करना है मेधसो अस्थि जायते, मतलब जिससे मेधसो अस्थि जायते, मतलब मेध धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद देखो, मेध धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति स्वीकार करा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है, इसे केवल रीड कर लेना। मेध धातु की उत्पत्ति में समय उसके प्रसाद भाग, देखो ये वाला मैंने आपको हर जो भी मैं धातुएं पढ़ा रहा हूँ तो सभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक धातु से दूसरी धातु बनती है। मतलब रस से रक्त बना, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। तो मांस से मेद, अब मेद से ही अस्थि बनती है। तो देखो मेद का जो प्रसाद भाग था तो उससे अस्थि निर्माण अंश बना था। तो अब ये देखो अस्थि निर्माण अंश पर क्या हुआ था, अस्थि की क्रिया हुई, अग्नि की, अस्थि अग्नि की क्रिया हुई थी। अब अग्नि से फिर से सार भाग और कृत भाग बनेगा। सार भाग क्या होता है, जो प्रसाद होता है, मतलब कि जो अच्छा होता है, तो वो उसके दो होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या क्या होता है, अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है स्थूल से, और सूक्ष्म से क्या होता है, उपधातु बनती है। ठीक है, और मज्जा निर्माण अंश बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मज्जा निर्माण अंश। और इसके बाद देखिए इसके मल क्या है इसका, किट और मतलब केश और रोम, मतलब कि केश मतलब बाल और रोम मतलब कि जो रोंगटे होते हैं, वो अस्थि का, हड्डी का मल होता है। तो अब देखो, यही ऊपर सारे पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन करा गया है जो मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया है। अब देखो, आचार्य चरक ने अस्थि धातु की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा है कि मेद धातु से अस्थि, जो मेद धातु पककर उसकी अग्नि से संतप होकर अस्थि का निर्माण होता है, उसे ही अस्थि कहते हैं। देखो यही बात मैंने बताई, मेद धातु जो थी उससे ही अस्थि निर्माण निकलता है, उसकी क्रिया हुई अग्नि की, और फिर उससे ही अस्थि धातु बनी। देखो यहाँ लिखा है अस्थि धातु की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, स्थूल भाग से। अब इसके आगे देखो, आचार्य चरक ने अस्थि की उपधातु नहीं मानी है,
और आचार्य सुश्रुत ने नख मतलब नखून मानी है अस्थि की उपधातु, और आचार्य शार्ंगधर जो है उन्होंने दंत माने, दांत। अब देखो उपधातु मतलब होता क्या है, जैसे कि बाई चांस किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम की कमी से उसकी हड्डियां जो होती हैं अस्थियां, तो उनमें प्रॉब्लम आती है, दर्द होने लगता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उनका सीधा असर, अब हम ऐसे तो किसी आदमी को बता नहीं सकते कि आपको, जैसे समझ लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो आप एकदम से थोड़ा ना कह दोगे कि उसकी हड्डियों में मतलब कैल्शियम की कमी है, तो आप कैसे पहचानोगे, तो वो उनकी उपधातु से पहचानोगे। जैसे कि उसके नाखून को देखोगे, तो नाखूनों में अगर जैसे किसी के उखड़ रहे हैं या फिर जैसे तिरछे हो जाते हैं किसी के नाखून, नाखूनों में गैप हो जाता है, तो अगर ऐसे नाखून हो रहे हैं, तो मतलब कि नाखूनों की जैसे शेप होती है, तो कभी कभी क्या होता है नाखून ऐसे बीच से उठे हुए हो जाते हैं या फिर दबे हुए हो जाते हैं, तो या फिर ऐसे तिरछे हो जाते हैं कभी कभी नाखून, तो उनसे आप देखकर बता सकते हो कि आपके में अस्थि धातु की कमी है। फिर आप उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए जैसे कैल्शियम दोगे, या फिर आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं, तो उनका जैसे प्रयोग करोगे, तो वो अस्थि का अस्थि धातु की उससे उत्पत्ति होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जैसे अस्थि के गुण, गुरु खर, मतलब गुरु अस्थि क्या होती है, भारी होती हैं, खर मतलब कठोर होती हैं, कठिन मतलब एक तरीके से दृढ़ मजबूत होती हैं, स्थूल मतलब एक तरीके से मोटी होती है, स्थिर एक जगह स्थिर रहती है मजबूत, और मूर्तिमान मतलब कि मूर्ति के रूप में शरीर को ढांचा प्रोवाइड करती है। आचार्य चक्रपाणि ने अस्थि धातु को पृथ्वी और वायु महाभूत की प्रधानता बताई है। तो अस्थि में पृथ्वी और वायु की प्रधानता होती है। और आचार्य ढलंग ने पृथ्वी वायु के साथ साथ अग्नि की भी प्रधानता मानी है। लेकिन आपको पेपर में यही वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला मत लिखना, क्योंकि पेपर में मोस्टली अस्थि धातु जो यहाँ पर बोलते हैं, तो आचार्य चक्रपाणि के अनुसार ही आपको लिखना है। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अस्थि जो हड्डियाँ होती है उसमें किस महाभूत की प्रधानता है, तो पृथ्वी और वायु ही बताना, क्योंकि अग्नि को मत बताना, क्योंकि अग्नि एक तरीके से तेज रूप होता है। अग्नि क्या करता है, जो अस्थि के अंदर स्नेह होता है ना, अब अभी हम आके पढ़ेंगे मज्जा, मज्जा अस्थि के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको पाचन करके अस्थि का निर्माण करता है, तो इसलिए तेज बोल दिया है यहाँ पर। लेकिन आप अस्थि में पृथ्वी और वायु को ही बताना। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये देखिए अस्थि के प्रकार। अब ये एनाटॉमी में आपको रचना शरीर पढ़ोगे तो उसमें अस्थि के प्रकार आएंगे। अभी मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, आप एक बार बस ऐसे ही देख लो, नज़र मार लो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है अस्थि धातु रचना क्रिया शरीर में, तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें अस्थि के प्रकार क्या हैं, कितनी तरीके की अस्थि होती है। कपाल अस्थि होती है, स्कल बोन जिसे कहते हैं, कपाल सिर को बोलते हैं ना, तो कपाल अस्थि हो गई। रुचिक अस्थि हो गई, मतलब टीथ में जो हो गई वो रुचिक अस्थि हो गई। और तरुण अस्थि, तरुण अस्थि कहाँ हो गई, नेजल बोन। और ईयर बोन जो होती है तरुण अस्थि होती है। और नलक मतलब जो लॉन्ग बोन होती है, ह्यूमरस वगैरह, वो नलक होती है। और वल्य अस्थि जो होती है वो शॉर्ट बोन होती है। ठीक है। ये अस्थियाँ होती हैं 5 प्रकार की। तो आपको ये वाला टॉपिक तो वैसे रचना शरीर का है, बस आपको नाम याद कर लेना है। कपाल अस्थि स्कल में, रुचिक अस्थि टीथ में, तरुण अस्थि नेजल और ईयर में, और वल्य अस्थि इरेगुलर और जो शॉर्ट बोन होती हैं वो वल्य होती है, और नलक जो होती है वो लॉन्ग बोन होती हैं। ठीक है। ह्यूमरस, जैसे कि ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, ज़रूरी नहीं ह्यूमरस ही है, तो फीमर वगैरह भी इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक ही वाला श्लोक है, ये आपको याद करना है। पक्वा से कटी शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रियम। ठीक है। तथा भी पक्वाधन विशेष, ये आगे भी है थोड़ा सा, पर आपको इतना याद कर लेना। ये क्या है, ये वात का स्थान माना है। ये वात चैप्टर जो मैंने आपको क्रिया शरीर का पढ़ाया था, तो उसमें वाला श्लोक है। पक्वा से कटी शक्ति स्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रियम तथा पक्वाधन विशेष। तो ये जो है वात का, देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो इसका मतलब इस श्लोक का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर देखो पक्वाद से कटी शक्ति स्त्रोत अस्थि आया ना, अस्थि, तो ये अस्थि जो है, हड्डियाँ जो है, ये वात मतलब वात दोष जो होता है उसका स्थान होती हैं। तो वात दोष का स्थान क्या है, अस्थि हड्डियाँ। अब ये भी एक्स्ट्रा चीज़ है, एक बार बस देख लो। अस्थि की संख्या रचना शरीर का लिखा हुआ है मैंने इसमें, क्योंकि कई बार लॉन्ग आते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो आचार्य चरक ने
360 मानी है अस्थियाँ और सुश्रुत ने 300 मानी है। ठीक है, और हम मॉडर्न में क्या देखते हैं, 206 हड्डियाँ। ठीक है, शरीर के अंदर। अब इसके बाद देखो अस्थि अग्नि का कर्म। अब देखो अस्थि अग्नि का कर्म क्या है। अस्थि अग्नि का कर्म मैंने जो ये वाला बताया ना आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला अगर आ गया कहीं पे क्वेश्चन शॉर्ट में अस्थि अग्नि का कर्म, तो देखो ये अस्थि अग्नि है तो आपको यही वाला चार्ट एज इट इज़ बना देना है 5 मार्क्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के लिए आपको यही वाला चार्ट बना देना है अस्थि अग्नि, क्योंकि देखो अस्थि अग्नि यहाँ पर यही कर्म करती है। अस्थि निर्माण अंश से सार और कृत भाग बनाती है, उसी से धातुओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और आगे थोड़ा लिखा भी है यहाँ पर देखो, अस्थि का सूक्ष्म भाग। देखो अभी हमने पढ़ा था ना, स्थूल भाग क्या था, अस्थि धातु, और सूक्ष्म भाग क्या बनाया था, मज्जा निर्माण अंश। ठीक है, वो जो चार्ट बनाया था मैंने वही। और प्रसाद भाग का स्थूल भाग क्या बनाता था, अस्थि निर्माण। ठीक है, अस्थि का निर्माण करता था। ये वही है जो अभी मैंने चार्ट में आपको बताया। और अस्थि धातु से के जो कीट भाग था वो क्या थे, केश मतलब बाल हो गए, और क्या थे, रोम मतलब जो रोंगटे होते हैं आदि, ये सब क्या थे उसके किट मतलब मल भाग था। अब इसके आगे देखो अस्थि धातु का कर्म, तो अस्तिनी देह धारणम मज्जा पुष्टि च। श्लोक याद कर लेना, इजी श्लोक है। अस्तिनी देह धारणम मज्जा पुष्टि च, मतलब अस्थि क्या करता है, देह मतलब शरीर का धारण करता है। अस्थि आपको श्लोक से ही समझ में आ जाएगा कि बोल क्या रहा है। अस्थि क्या करता है, देह धारणा मतलब शरीर का धारण करता है, और मज्जा की पुष्टि करता है, मतलब मज्जा को बनाने में सहायक होता है अस्थि। अस्थि व स्रोतस देख लो, ये रचना शरीर का टॉपिक है। मैं इसमें बता देता हूँ अस्थि व स्रोतस क्या होता है। मेद और जगन किसने माना, आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने अस्थि व स्रोतस नहीं माना है। अब आचार्य सुश्रुत ने अस्थि के कर्म में देह धारणम और मज्जा धातु की पुष्टि बताया, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अब अस्थि क्षय के लक्षण, तो देखो अस्थि के क्षय होने पर क्या होता है। देखो अगर शरीर में अस्थियाँ जो हड्डियाँ होती हैं उसकी कमी हो जाएगी तो होगा क्या, ये आपको कॉमन सेंस की बात है। अगर शरीर में हड्डियों की कमी हो जाएगी तो आपको पता ही होगा क्या होगा, जो हमने अभी देखा था। तो नाखून जो होंगे हमारे वो उखड़ने लगेंगे, बाल झड़ने लगेंगे। जिसके भी शरीर में हड्डियों की कमी होगी तो नाखूनों में प्रॉब्लम आने लगेगी, और बालों में प्रॉब्लम आने लगेगी। ठीक है, और दांतों में, क्योंकि यही उसकी उपधातु मानी थी। ठीक है, और शरीर का थका होना, और संधियाँ मतलब जो जॉइंट्स होते हैं उनमें ढीलापन, या उनमें जो चट चट जैसा आवाज़ होती है ना, तो वो उत्पन्न होना, तो ये सब अस्थि के कम क्षय होने मतलब कमी होने से होता है। अब देखो अस्थि अस्तिनी, यहाँ पर देखिए अस्तन्य अस्तित्व संधान, ये वाला श्लोक दंतेशु, ये वाला आपको याद नहीं करना श्लोक, केवल आपको ये हिंदी देख लेना इसकी। अस्थि के क्षय होने से अस्थि में वेदना तथा दंत केश एवं नख मतलब नखूनों का टूटना। ठीक है, दांतों का, केश का, नखून, जो भी मैंने बताया सेम वही है। अब देखो यहाँ पे वृद्धि, अगर अस्थि की वृद्धि होगी तो क्या होगा, मतलब शरीर में अगर अस्थि हड्डी अगर धातु जो है अस्थि धातु उसकी वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा। अब देखो इस श्लोक एक बार देख लो। अस्तेय अध्यय स्थेय अधिदंत श, मतलब कि अस्थेय अदृश्य अधिदंतश, मतलब कि अगर अस्थि बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो दांत हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ने लगेंगे। ठीक है, अधिदंत मतलब एक के ऊपर एक दांत का चढ़ना, या फिर मतलब कि दांत का अधिक निकलना, या एक के ऊपर एक दांत का चढ़ना। और अस्थि के ऊपर अस्थि, हड्डी के ऊपर हड्डी का चढ़ना, अगर हड्डियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो यही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो लिखा भी है, अधिक दांत उत्पन्न होना, और दांत के ऊपर दांत का चढ़ना, और अधिक अस्थि उत्पन्न होना, और अस्थि के ऊपर अस्थि का चढ़ जाना। ये अगर अस्थि धातु ज़्यादा होंगी तो ये प्रॉब्लम होगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अस्थि सार पुरुष के लक्षण, मतलब देखो अभी हम सार स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। सार मतलब आप सामने वाले पेशेंट को कैसे बताओगे कि उसके अंदर अस्थि धातु एकदम ठीक है, तो यही चीज़ है सार, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी है नहीं है तो उसके लक्षण बताए गए हैं। तो अस्थि सार पुरुष कैसे होंगे, जो उनका कंधा होगा मतलब कि जो शोल्डर होगा वो बड़ा होगा, बड़े शोल्डर वाले
ठीक है। अतिरिक्त और दांत हनु मतलब जो दांत होंगे, हनु मतलब टेम्पोरोमैंडिबल जो जॉइंट होता है जिसे जबड़ा भी बोलते हैं वो, और ये अस्थि हड्डियाँ जो होंगी नखून, ये स्थूल और दृढ़ मतलब मजबूत होंगे। ठीक है। तो ऐसे पुरुष क्या होंगे, अस्थिसार पुरुष होंगे और अधिक आयु वाले होते हैं अस्थिसार पुरुष। अब अस्थि यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद हम मज्जा देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने अपने चैनल पर सारी प्लेलिस्ट डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका मैं सबका लिंक दे दूंगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की देखने हैं लेक्चर्स तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।